ओके, गीता जी, पहली बात तो ये बताइए कि स्टैंडिंग कमेटी में रिसेंटली आप नियुक्त हुई, तो स्टैंडिंग कमेटी का हाँ जी। इम्पोर्टेंस क्या है, जरा उसके बारे में बताएंगे और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में भी थोड़ा बताइए। एक्चुअली जो दिल्ली की में जो निगम का वो है, वो 3 भागों में बटा है। ईस्ट एमसीडी और आपका वेस्ट साइड में नॉर्थ एमसीडी और साउथ एमसीडी में। और ओके। पहले मतलब कुछ टाइम पहले, ये आज से 10 साल पहले एक हुआ करता था। जैसे दिल्ली में सीएम, उसके नीचे केवल एक एमसीडी होती थी और उसका ही एक महापौर होता था, यानी एक मेयर होता था। बट पूरा अच्छा। डिस्ट्रिक्ट ने अपने टाइम में, कांग्रेस के टाइम पे, इसको 3 में डिवाइड कर दिया था। तो यानी 3 मेयर होंगे और मतलब 3 एमसीडी होगी, ठीक है। और लेकिन जो मेरी वाली साइड है, मैं कड़पड़गंज से हूँ, वेस्ट नगर, तो जो मेरा जमुना पार्वती खाता आता है, यहाँ पर ये आता है ईस्ट एमसीडी में। तो ईस्ट एमसीडी में हम इस बार टोटल मतलब 12 पार्टी आए थे, क्योंकि उस समय शायद मोदी लहर बहुत थी उस समय, 2014 के 14 वाले इलेक्शन में। फिर इसलिए तो 17 में हमारा इलेक्शन था, तो हम 12 पार्षद जीत के आए थे। फिर वहाँ पे टोटल हम अभी इस वक्त हैं 48 पार्षद हैं हम यहाँ पर इस वाली एमपी में। तो दिल्ली में सरकार होती है ना, वो अपनी तरफ से 10 एल्डरमैन को वहाँ पे नियुक्त कर सकता है। तो टोटल मिला के हम 65 हैं, लेकिन हम आम आदमी पार्टी वाले केवल 12 पार्षद थे, 10 हमें एल्डरमैन मिल गए, तो हम 22 हो गए वहाँ पर। लेकिन इसमें ये होता है कि कमेटियाँ होती हैं जिसमें एल्डरमैन को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। एल्डरमैन स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बन सकता है अगर हमारी संख्या ज्यादा हो तो, ठीक है। या फिर डिप्टी चेयरमैन भी बन सकता है, जोन का चेयरमैन बन सकता है, डिप्टी चेयरमैन बन सकता है, बट वो मेंबर नहीं बन सकता। तो कुछ नियम है एमसीडी के। तो अब ये जो मेरे को कमेटी में बनाया गया है, इसमें छोटी छोटी कमेटियाँ होती हैं। हाँ, जैसे एमसीडी मतलब बहुत सारी कमेटियाँ होती हैं। गार्डन हो गया, आपका हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, तो ऐसे करके 7-8 कमेटियाँ होती हैं हमारी। लेकिन इन सब कमेटियों में स्टैंडिंग की कमेटी होती है, सबसे पावरफुल मानी जाती है। क्योंकि कोई भी अगर जो भी मतलब एमसीडी कुछ कर रही है, कुछ भी हमारा 1 रुपए का भी सामान खरीद रही है, किसी से टेंडर कर रही है, कुछ भी कर रही है एमसीडी में, तो सबसे पहले स्टैंडिंग कमेटी में वो उनका वो मुद्दा आता है। अगर वहाँ से पास हो गया, फिर उसको हाउस में भेजा जाता है। तो फाइनल पास तो हाउस में होता है, बट स्टैंडिंग में वो जरूर आता है। तो वहाँ पर मतलब उसको रोका भी जा सकता है। तो वहाँ पर भी मेंबर होते हैं आपकी, मतलब एक रेशो होता है कि भाई इतने इनके हैं, तो उस हिसाब से। बट हमारे तो यहाँ पे बहुत रेशो कम है, तो इसलिए एक मेंबर वो हमारा मतलब वो इलेक्शन करवाते हैं, फिर वो हमारा एक मेंबर रख सकते हैं उसमें। फिर हमारे अगर कोई हमें दूसरे मेंबर सपोर्ट कर दें ऐसे करके, एक मेंबर तो जाता ही जाता है। वैसे कहीं कहीं 2 भी हो जाते हैं। तो ओके गीता जी, तीनों इस बार तीनों मेंबर हमारे थे, ये करामत कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ कि देखो यहाँ पर तो मैं थी, तो मुझे तो मतलब मेरे यहाँ तो इलेक्शन करवाया ही नहीं गया, सच बताऊँ तो। मुझे तो उन्होंने वैसे ही रख लिया, क्योंकि उनकी भी मजबूरी थी कि अगर मुझे नहीं रखते तो हो सकता है एक बार के लिए कोई बीजेपी वाला ही मुझे वोट दे देता। क्योंकि अंदर देखो, हर किसी पार्टी में अंदर आपस की वो तो होता ही है चले। तो अगर वहाँ पे जैसे किसी को लगता कि मुझे मेयर नहीं बनाया है, मुझे चेयरमैन, तो मुझे भी वोट दे सकता था। तो एक उन्होंने फिर अपना एग्री हो गए वो लोग, नहीं एक हम आपका मेंबर रखेंगे। लेकिन लास्ट टाइम यही वोटिंग हुई थी हमारे यहाँ, जब हमारे 2 में, लेकिन वहाँ वोटिंग हुई है। जैसे हम कुछ कांग्रेस वालों ने हमें मतलब वहाँ पे हमारी थोड़ा मेंबर ज्यादा हैं, तो क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। एक आधा उनके मेंबर ने हमें वोट डाल दिया, तो बस उसमें जीत गए हम। हालांकि उन्होंने हमारे मेंबरों को हराने के लिए, क्योंकि एक जोन में हमारे मेंबर थोड़ा सा सही है, तो हमारे मेंबर को हराने के लिए मतलब कुछ इसमें रेशो होता है कि इतने एक व्यक्ति को 14 वोट मिलने चाहिए या 15 या 23, कुछ ऐसा रेशो निकालते हैं वो लोग। तो वो रेशो अगर हम कवर कर लें तो उसमें तो मेंबर थे हमारे। बट उसमें कई बार होता है ना, आपसी में भी लोग एक दूसरे को वोट नहीं देते। तो लास्ट टाइम तो उन्हीं के मेंबर ने उनको बीजेपी वालों को वोट नहीं दिया, और इस बार हम लोगों को हराने के लिए उन्होंने कांग्रेस को वोट दे दिया था दूसरी एमसीडी में। अच्छा। बट फिर भी हमारे मेंबर ने क्रॉस कर ली, जैसे कि मतलब 25 वोट किए थे तो अपने 25 को ले आया, तो फिर वो जीत गया इस तरह से। ओके गीता जी, अब तक का सफर बताइए जरा, आम आदमी पार्टी में आपका कैसे एंट्री हुआ? हम बहुत कोशिश, एटलीस्ट आम आदमी पार्टी तो बहुत कोशिश करती है कि
जितने विमेन लीडर्स को हो सके इन्वॉल्व करें पार्टी में, लेकिन हमें लीडर्स मिलती नहीं है। फिलहाल अभी ऐसा सिचुएशन है। आपका पार्टी में आना देखो, कैसे सबसे हुआ? पहले तो मैं ये कहूंगी फैमिली सपोर्ट चाहिए सबसे पहले, क्योंकि लेडीज जब बाहर निकलती है या कोई मेरे गर्ल्स बाहर निकलती है तो उसके लिए सबसे पहले फैमिली सपोर्ट चाहिए। तो मैं 2004 में मैरिज करके दिल्ली आई थी। मैं प्रॉपर देहरादून की रहने वाली हूँ। मेरे इन लॉज वहाँ पे रहते हैं, सब वहीं रहते हैं। मेरे हस्बैंड का यहाँ पे ट्रेवल्स का काम था, गाड़ी वगैरह का, तो मैं मैरिज करके यहाँ पे आई थी। और मैं अपने कॉलेज टाइम में, इसीलिए मैंने BSc करी, फिर मैंने MA करा है। तो कॉलेज टाइम में मुझे बहुत शौक होता था, जब कॉलेज में लड़के खड़े होते थे या कोई लड़की खड़ी होती थी तो उसको सपोर्ट करना, मतलब कि मुझे ये पसंद है, मुझे इसको जिताना है और मेरे को इसके लिए मतलब घूमना है। बट उस समय हम थोड़ा सा फैमिली में भी ऐसा नहीं था कि कोई कॉलेज गया हो, मैं ही अपने घर में कॉलेज में गई हूँ वो रेगुलर मतलब। तो फिर मुझे बड़ा शौक था कि मैं मतलब इलेक्शन क्या होता है, कि हम कॉलेज में जरूर वोटिंग करने जाते थे। और जब हम देखते थे ना कि ऐसा माहौल है, सब लड़के घूम रहे, गर्ल्स घूम रही है कि भाई इसको वोट देना, इसको जिताना, तो उस टाइम में देखो 2000 मेरे ख्याल से 2002 में करा था मैंने कॉलेज। तो उस टाइम तो इतनी ज्यादा वो भी नहीं थी, समझ भी नहीं थी, तो अच्छा लगता था। फिर मैं मैरिज करके आई। फिर कुछ साल तो मैं हाउस वाइफ थी, कुछ करती थी कभी, मतलब मुझे हेल्प करनी अच्छी लगती थी। मेरे पड़ोसियों के पास आधार कार्ड नहीं था, वोटर ID कार्ड नहीं था, और मेरा खुद का नहीं था यहाँ पर। तो मैंने कभी अपने हस्बैंड को कहा मुझे मतलब बनाओ आप। मैंने कहा आप मुझे बताओ कहाँ जाना है, मैं खुद जाके बनाऊँ। फिर मैंने कोशिश करी, मैंने सब अपने डॉक्यूमेंट पूरे तैयार करे, एटलीस्ट मैंने पासपोर्ट भी अपने आप जाके बनवाया अपना, सब कुछ है। उस समय ऑनलाइन नहीं होता था, मैंने सब करवाया जाके। फिर मुझे लगा यार तो बहुत ही, ये लोग इतना घबराते क्यों ये सब करने में। फिर मैंने कहा अब चलो मैं किसी पड़ोसी का बनवा देती थी, चलो भाई मैं तुम्हारा आधार कार्ड बनवाती हूँ, तुम्हारा ये काम करवा देती हूँ। किसी कोई मुझे पुलिस स्टेशन ले आता था कि मेरा ये, मैं तुम डरते क्यों हो, बाहर निकल के करो ना। मतलब मैं लेडीजों के साथ जाके ये काम करती थी, मुझे अच्छा लगता था कि मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ। तो ऐसे करके थोड़ा बहुत ये सब करने लग गई, बाहर निकलने लगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे टोका नहीं कि आप कहाँ जा रहे हो क्या। वो तो ये बोलते थे मैं ट्रेवल्स के काम में बिजी हूँ, तुम्हें जो मर्जी करना तुम करो, बोर मत हो, घर में कहीं भी निकल जाओ। तो फिर मैं ऐसे करके, फिर अन्ना आंदोलन आया। उन दिनों में मेरे हस्बैंड देहरादून में थे, तो वो अपना वहाँ पे, फिर उन्होंने ये एम्बुलेंस, ये मतलब ट्रेवल्स और सब मिक्स था हमारा काम, वो सब छोड़ दिया। फिर वो देहरादून में अपना, हमारी प्रॉपर्टी है वहाँ बहुत, उसमें अपना ऐसी बिल्डिंग का काम करने लग गए। मैं यहाँ अकेली रही। ये मेरी बेटी थी, स्कूल में पढ़ती है अमेठी नोएडा में। फिर मैं यहीं पे रही। फिर मुझे लगा कि मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, मैंने कहा आप देख रहे हो टीवी में अन्ना जी का चल रहा है बहुत, मैंने कहा मुझे उनसे मिलना है। तो मैंने कहा मैं जाऊँ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा, मुझे रामलीला मैदान भी नहीं पता था कि कहाँ है, क्योंकि मैं हस्बैंड के साथ हमेशा गाड़ी में रही हूँ, मुझे कोई रास्ते, कभी बस में नहीं बैठी थी उस समय। तो उन्होंने कहा चली जाएगी, मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल चली जाऊँगी। फिर मैं अपनी नीचे पड़ोस की लड़की थी, वो स्कूल में पढ़ती थी, मैंने कहा बेटा वहाँ चलते हैं रामलीला। वो और मैं दोनों चले गए, और बहुत दूर खड़े थे हम, क्योंकि वहाँ तो तब हमें कोई जानता ही नहीं था। बट फिर वहाँ हम पूरा 2 घंटे बैठ के आए, तो मुझे अच्छा लगा। मतलब एक ऐसे इंसान को जो टीवी में इतना चल रहा है, मैं उसको सामने से देख के आई। तो मैंने फ़ोन करा अपने हस्बैंड को, मैंने कहा मैं अन्ना जी को देख के आई वहाँ पर। मैंने कहा मैंने अरविंद जी का नाम सुना, तब मैं ज़्यादा जानती भी नहीं थी। फिर ऐसे फिर हम धीरे धीरे, फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए, फिर वो भी गए। फिर ऐसे से थोड़ा सा इन्वॉल्व होते हैं। फिर नया नया पार्टी का पता चला, तो फिर यहाँ से, फिर उस समय वो फिर विधायक वाले इलेक्शन की भी हुई तैयारी। उससे पहले फिर पार्टी में, फिर जो भी वो होता था आम आदमी पार्टी का, हम उसमें जाने लग गए, शुरू कर दिया। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी पड़ोस की जो 2-3 सहेलियाँ हुआ करती थी, उनके थोड़ा बच्चे बड़े थे, तो मैं उनको ले जाती, तो सब मजाक से बनाते थे, क्या टोपी पहन के चल जाते हो तुम लोग। मैंने कहा मजाक मत बना, टोपी खरीदी हुई है, 10 रुपए की टोपी खरीद रखी है हमने ये। और फिर मतलब खुद ही हाथ से चार्ट बना के ले जाना अन्ना जी का। मेरे पास एक दो पिक है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो हम अन्ना जी की मतलब आंदोलन करो, हम आपके साथ हैं, रोज रेगुलर जाके वहाँ बैठ जाना रामलीला में। हमने कभी वहाँ पर ये जंतर मंतर पे, तो मतलब लोगों ने मजाक भी उड़ाई। पर मेरे को मेरे हस्बैंड रहते तो मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मैंने कहा मेरे हस्बैंड तो मेरे साथ है ना, बोलने तो जो कुछ बोलता है कोई। फिर ऐसे ऐसे करके, फिर ऐसे बस चलता रहा। फिर बड़े नेताओं से तो सच बताऊं मैं कभी मिली ही नहीं थी। हस्बैंड एक बार किसी ने बोला कि भाई यहाँ पे कौन करता है, तो हस्बैंड गए। बहुत टाइम पहले, तब पार्टी नहीं बनी थी हमारी। अरविंद जी लक्ष्मी नगर में एक मंदिर में आए, फिर वहाँ हस्बैंड मिल के आए। वो मुझे आके इतनी तारीफ करी उन्होंने अरविंद जी की, मैं आज मिल के आया, बात करके आया, वो बहुत अच्छे, ये है वो है, कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। गोपाल राय जी मिले, मनीष सिसोदिया जी भी हैं कोई, वो भी मिले। ऐसे करके बहुत, उन्होंने पूरी रात मुझे उनकी बात आई। ये था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उनसे मिल के आया हूँ। मैंने कहा अच्छा।
फिर बस इन्वॉल्वमेंट बढ़ता गया। फिर वो एक मेरे हस्बैंड तो पूरा महीना, वो 16 दिन पूरा गए जब अरविंद जी बैठे थे वहाँ पे। तो मतलब एक तरह से ना उनके पैंट पहन के ना उनके पाँव में दर्द हो जाता था। तो और कहते थे मैं शॉर्ट पहन के जाऊंगा, कि मुझसे ना दिन भर बैठने में ना पैंट मेरी बहुत टाइट होती है, मैंने मिलेगी तो शॉर्ट ला अच्छा सा, मैंने शॉर्ट पहन के जाया करूंगा रोज जंतर मंतर। वो उन्होंने अपना झंडा पकड़ना, कैप पहननी और शॉर्ट पहन के रोज चले जाते थे। कहते वहाँ बैठना पड़ता है ना तो परेशानी होती है पैंट में, उन्होंने यही बोला। तो ऐसे करते 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 बहुत मतलब जाने लगे। फिर इलेक्शन, फिर अरविंद जी ने उस दिन बोला कि भाई अब हमें पार्टी बनानी पड़ेगी, आप लोग वो हो? तो मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ मैं हूँ। मतलब उन वो कह रहे उस आवाज में मेरी आवाज भी थी। बस फिर उनके घर आए तो मैंने कहा अब जाओ, अब देहरादून जाओ, थोड़ा बिजनेस कर लो, अपना काम धंधा। कहने लगे अब नहीं जाऊंगा, अब मैं अरविंद जी को जंतर मंतर पे प्रॉमिस करके आ गया, मैं आपके साथ हूँ, पार्टी बना के ही करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। उन्होंने सारा काम छोड़ दिया, जो हमारा बैंक बैलेंस जो भी था रखा और उससे हमारा काम हुआ। मेरे ससुर जी, मेरे सास वगैरह बोलने लगे बेटा क्या कर रहे हो तुम दिल्ली में, तुम अपना काम धंधा नहीं देख रहे हो। उन्होंने कहा पिताजी मैं नहीं आऊंगा, अब मैं अरविंद जी के साथ हूँ, मुझे इस पार्टी में लगना है, बस मुझे कुछ भी करना है। फिर हम छोटे छोटे आंदोलन करते रहे। एक बार बिजली आंदोलन हुआ, हमने 1600 सीट छपवाई, छोटी छोटी, जैसे इतना टिकट होता है ना, बस टिकट से थोड़ी सी बड़ी, और सबको घर घर जाके बांटी मैंने, मेरी फ्रेंड ने, मैं अपने साथ ले गई दीदी को, चलो दीदी बांट। तो 1600 के बदले उस दिन 150 लोग पहुंचे, पर हम इतना खुश थे। मेरे बगल में बद्रीनाथ मंदिर है, वहाँ हमने दरी बिछाई वहीं पर, पर हम बहुत खुश हुए कि हमने 1600 पर्ची बांटी, लेकिन 150 लोग तो आए। फिर हम लोग करा तो हमें अच्छा सा लगा कि लोग बाकी पे बदलना चाहते हैं। एक छोटी सी रैली निकाली, फिर धीरे 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 ऐसे दूसरे वार्ड में भी जाते थे, क्योंकि उस समय ये नहीं होता था कि अपने वार्ड में काम करना है। उसमें पूरी मतलब जो हमारा प्रेफरेंस था कि जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं, लक्ष्मी नगर जा सकते हैं वहाँ भी चले जाओ, सब जगह जाते थे हम। ऐसे करके धीरे धीरे लोगों को जोड़ा, जुड़ते फिर बढ़ते गए। फिर इलेक्शन की बात आ गई। फिर तब ये था कि यहाँ से कैसे भरे इलेक्शन। तो फिर यहाँ पे पड़पड़गंज में एक नई महिला थी, तो मेरा हस्बैंड चलो भरते हैं, देखते हैं क्या होता है। उन्होंने कहा कि जो भरना चाहता है भरो। फिर मैंने भी भर दिया अपना। तो वहाँ पे जब इंटरव्यू देने गए तो संजय भैया ने मेरा इंटरव्यू लिया, और उस समय बिन्नी हुआ करते थे हमारी पार्टी में, वो थे। मनीष जी बाहर निकल गए थे मेरे टाइम। फिर हमें उड़ती उड़ती खबर लगी थी कि मनीष जी यहाँ से लड़ रहे हैं। तो मैंने संजय भैया को अपना रिज्यूम दिया, जो उनकी पहली एक लॉन्च हुआ था कुछ इलेक्शन का, उसमें यूट्यूब में उसमें भी आ रखा है मेरा वो इंटरव्यू। फिर मैंने संजय भैया को अपना रिज्यूम दिया। मैंने कहा भैया मैं लड़ना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मनीष जी भी वहाँ से लड़ रहे हैं, और मैं जानती नहीं हूँ अभी मनीष जी को करीबी, बस सुना है नाम। और मैंने कहा लेकिन मैंने सुना है कि बहुत अच्छे लीडर है, और आप मेरा रिज्यूम अभी फाड़ दो अगर आप मुझे कहते हो कि मनीष जी लड़ेगा, और मैं अपने से ही मेहनत करूँगी। तो भैया बल्कि बहुत से हंसने लगे। तो फिर धीरे धीरे पता चला कि मनीष जी यहाँ से लड़ रहे। फिर हम मेरे से मिलने आए मेरे घर पे किसी वॉलंटियर के थ्रू, कह रहे आप भीतर आओ। तो मैंने कहा हाँ। फिर ऐसे फिर बात हुई। फिर धीरे धीरे उनको सब जगह मिलाया, फिर ऐसे करके बस बढ़ते गए आगे। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी है, आपने से पूछ लिया था। ओके, ये बताइए कि फैमिली लाइफ और वो कैसे मैनेज करते हैं। फिर दूसरे सवाल लेते हैं, हम दूसरे वॉलंटियर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी सवाल ले लेते हैं। करती हूँ एक्चुअली, सच बताऊँ मुझे किसी का काम कराओ पसंद नहीं आता, तो मैं जल्दी से मैट भी नहीं रखती। और मेरा दिल्ली में 2 रूम का फ्लैट है मेरा, वो कहते हैं ना 60 गज, उतने में मेरा मकान है। मैंने कभी बड़े मकान की सोची। मैं अपने 2 मकान में, क्योंकि मैं शादी करके इस घर में आई थी, तो मुझे ये घर बहुत अच्छा लगता है। हालांकि देहरादून में मेरा बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ा मकान है, बट नहीं, पर मुझे ये घर ज्यादा अच्छा लगता है अपना। जाते हैं देहरादून, इन लॉज हैं तो बीच में जाते रहते हैं। और फिर क्या कहते हैं, बस मैनेज करते हैं। बिटिया भी मेरी छोटी थी, तो अकेली थी बिटिया उस समय, तो बिटिया को भी साथ लेके चल जाते थे। जितने आंदोलन में बिटिया की आप मेरी देखोगे ना फोटो छोटी सी थी, आज वो 10th कर चुकी है, और वो मेरे साथ ही चलती थी। वो मनीष जी के इलेक्शन में उसने पूरी रैली को लीड करा था। बच्चों की एक हमने रैली निकाली थी फेज 1 में, तो मनीष जी ने कहा इसको जिया लीड करेगी, तो उसे पूरी बच्चे करीबन मेरे ख्याल से 100-150 बच्चे थे, उनको लीड करा था मेरी बिटिया ने। उस समय शायद 3rd में 4th में पढ़ती होगी। तो फिर वो भी मतलब बड़ी होती कि मुझे जाना, हर स्टेज पे उसने अरविंद जी के साथ गाना गाया, जो उनका फेवरेट गाना है, इंसान का इंसान से हो वाला, वो वाला गाना जब रोज गाती थी। तो मतलब कहीं भी अरविंद जी के साथ बैठ जाना, तो ऐसे करके वो भी इन्वॉल्व हुई बहुत। बस फिर धीरे धीरे मैंने होता रहा। फिर दूसरे इलेक्शन में जब मनीष जी का दूसरा इलेक्शन हुआ, 2014 की बात है, तब मैं दोबारा प्रेग्नेंट हुई। किसी को नहीं पता चला पार्टी में मैं प्रेग्नेंट हूँ, और किसी को यकीन भी नहीं आया। मैंने पूरे 9 महीने काम करा, और जो सर्दियों का टाइम था, किसी को महसूस ही नहीं हुआ।
और इलेक्शन वाले दिन मनीष जी ने पूछ लिया मेरे हस्बैंड से कि गीता कहाँ है। तब एक ने फिर किसी से बोला कि सर इसका तो बेटा हो रखा है। तो कह रहे क्या, उन्हें यकीन नहीं हुआ, कह रहे परसों तक तो साथ में घूम रही थी। तो फिर वो बस फिर उसके हाँ, तो मतलब किसी को यकीन नहीं हुआ। मैंने बिल्कुल वो भी करा कि नहीं मैं नहीं करूँगी, मुझे जो काम देते थे मैं वो करती थी। बस उसका एक जुनून, मतलब एक जुनून सा है। तो मैं कभी, मुझे ये नहीं लगता दूसरी पार्टी, मुझे लगता है मेरी पार्टी है, मेरी खुद की खड़ी हुई पार्टी है। बस हमेशा इसीलिए काम कर, आज भी मैं काउंसलर हूँ, अगर कोई वॉलंटियर को काम मिलता है तो मैं अपने हिस्से का काम मैं भी करती हूँ कि मैं इस ब्लॉक में इसका काम मैं करूँगी एज अ वॉलंटियर। मैं सर को बार बार ये बोलती हूँ, मैं सर मैं आपके सामने अपने आप को वॉलंटियर समझती हूँ, मेरे को जो भी काम कहते हो वॉलंटियर की तरह काम करती हूँ। तो मैं भी अपने हिस्से का पूरा काम करती हूँ। मैं ये नहीं बोलती कि आप ये कर देना अपने वॉलंटियर को, कि तुम ये कर देना, नहीं बोलती चलो मेरे वाला ये पोर्शन छोड़ दो, ये मैं करूँगी, आप अपने अपने ब्लॉक में करो, मेरा ब्लॉक छोड़ दो, मैं करूँगी। तो मैं उनका बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ, साथ साथ काम करती हूँ उनसे। तो मैंने जो जाता है कि फैमिली भी, बच्चों को भी लगता है कि मम्मी जाती है बाहर, तो वो वैसे, अब बिटिया है, बेटा मेरा 6 ईयर का है, बिटिया मेरी 15 ईयर्स की है, तो मैनेज कर लेते हैं। बच्चों को शुरू से ही आदत है, बेटा भी मैनेज कर लेता है। वो कहता है मम्मी आप जा रहे हो जाओ, ऐसा करता है। अब वो भी बोलने लगे मम्मी मैं भी जाऊंगा आपके साथ, मैं भी कैप पहन के जाऊंगा। तो लास्ट अभी मनीष जी का इलेक्शन हुआ था ये वाला, तो उसमें वो भी कैप पहन के घूमा मेरे साथ, रैलियों में गया, वो भी गया। तो फिर बस बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं। हाँ गीता जी, थोड़ा और सवाल ले लेते हैं। डज एनीबॉडी हैव अ क्वेश्चन? गीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं प्रशांत हूँ, मैं स्विट्जरलैंड में रहता हूँ और आपका वॉलंटियर रहा हूँ कई टाइम से। मेरा बस आपसे एक सवाल था कि एमसीडी का, तीनों एमसीडी के डिविजन्स मिला के टोटल बजट कितना होता है, ताकि मुझे बस ये अंदाजा लगाना है कि जिस किस्म का मॉडर्नाइजेशन दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हुआ है या फिर अस्पतालों में और क्लिनिक्स में हुआ है, वैसा टाइप का फाइनेंशियली भी पॉसिबल है एमसीडी के म्युनिसिपल स्कूल्स और म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स में करना? एक्चुअली पहले जो हमारे पहले काउंसलर थे ना यहाँ पर, जब वो पिछले 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है, तो जैसे कि हमारे हमसे पहले 2017 से पहले जो काउंसलर हुआ करते थे उनको बजट मिला करता था, वो एक काउंसलर को 1 करोड़ का बजट देते थे। बट हमारे टाइम से तो एमसीडी बार बार ये कहती थी एमसीडी घाटे में चल रही है, एमसीडी को दिल्ली सरकार ने पैसा नहीं दिया। एमसीडी ने अभी तक हम काउंसलरों को कोई बजट नहीं दिया, 3 साल हमारे निकल चुके हैं, ठीक है। अब अभी कुछ दिन पहले ही हमारी महापौर से मीटिंग हुई, जो अभी नया बने हैं उनके मेयर, तो वो कहते हैं कि 2400 करोड़ का खर्च है एमसीडी का, बट एमसीडी को 400 करोड़ ही मतलब एमसीडी खा रही है। लेकिन एमसीडी के अंदर बहुत पैसा है, बहुत पैसा। एमसीडी चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, बट वो पैसा एमसीडी में इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है, सारा पैसा अधिकारियों की जेब में जाता है और जिसकी सरकार है उसकी जेब में जा रहा है। मतलब सही तरीके से उसको यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ कोई पकड़ने वाला ही नहीं है उनको। अब हम जो अपोजिशन में हम कितने लोग हैं, 10-12 लोग, हम कहते हैं अपने बात रखते हैं, हम उनकी वो भी निकाल देते हैं कि वो कहाँ पे कैसे घोटाला कर रहे हैं, उसके बाद वो पकड़ में नहीं आते। तो वो मतलब सब आपस में मिक्स है वो। और जबकि एक हमारी साउथ एमसीडी है, उसके पास वो अपने काउंसलर को देती है। लास्ट टाइम भी उसने 1 करोड़ अपने काउंसलर को दिए, अपने एरिया में मेंटेन करने के लिए, काम करने के लिए। उस 1 करोड़ के फंड से आप कुछ भी करा सकते हो अपने एरिया में, एजुकेशन पे करा लो, जो भी जिस पे भी कराना है आपको। बट हमें तो कोई फंड ही नहीं मिलता। वो तो हमारा बेनिफिट ये है कि दिल्ली में हमारे एमएलए बहुत हैं और आम आदमी पार्टी के हैं, तो एमएलए थोड़ा हेल्प कर देते हैं काउंसलर की। अब जैसे मेरा इलाका है, मुझे अपने यहाँ मेरे 7 पार्क हैं, मुझे पार्कों में झूला लगाने थे, लेकिन एमसीडी के पास पैसा नहीं था और मैंने फिर मनीष जी के फंड से कर दिया, तो उन्होंने मुझे फंड दे दिया, मैंने अपने सारे पार्कों में झूला। मुझे अपनी एमसीडी की रोड बनानी, जबकि यहाँ की ये नियम है कि जो भी रोड है एमसीडी छोटी रोड है, वो कुछ होता है 30 फुट से छोटी या फिर वो सब एमसीडी बनाती है यहाँ पर। लेकिन पिछले 3 साल से, मतलब उससे पहले जब से हमारी सरकार बनी है, एमसीडी ने 1 रोड नहीं बनाई होगी, सारी रोड दिल्ली सरकार ने बनाई। दिल्ली सरकार के गीता जी, आप शुरू से ही ये आंदोलन देख रही है, क्या वजह थी कि हम एमसीडी में बुरी तरह हारे और अगली बार हमारे क्या चांसेस हैं? लोगों को फर्क दिखता है कि हमारे काउंसिलर आने से कितना फर्क पड़ा है और पहले वाली बीजेपी कर क्या रही थी? तो एक्चुअली ना, सबसे पहले तो ये छोटा इलेक्शन होता है एमसीडी का, तो इसमें ना लोकल बंदे को ही ज्यादा चुनती है पब्लिक। उन्हें लगता है कि ये हमारे बीच रहेगा तो ये हमारे काम कराएगा।
ये इसको छोटा इलेक्शन माना जाता है। तीनों इलेक्शन हाँ, में पर हमारे आम आदमी पार्टी वाले भी तो वॉलंटियर्स भी तो पब्लिक के बीच में ही रहते हैं ना। नहीं रहते तो हैं, बट वो पब्लिक नहीं समझी ना। पब्लिक को लगा कि भाई अगर जैसे माना कोई देखो हम सब तो नए थे, पहली बार ही खड़े हो रहे थे काउंसलर भी। बीजेपी ने कुछ अपने ऐसे लोगों को खड़ा करा जो पहले से ही उनके कुछ थे, या पहले के कुछ एमएलए, भाई पहले के काउंसलर भी उन्होंने खड़े थे। और उस समय मोदी लहर बहुत जारी थी, लोगों के दिमाग में मोदी 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 भर रखा था, क्योंकि 2014 में जो जीत गए थे ना एकदम से भारी बहुमत से, तो उस समय लोगों के दिमाग में वो बहुत चल रहा था। पर उसके बाद हम भी तो तो एमएलए, मतलब उसके बाद हम एमएलए इलेक्शन हम जीते, उसके जीते बाद थे, बट एक्चुअली हम नए थे, लोगों को यकीन नहीं आया हम पे कि हम कुछ कर देंगे। क्योंकि देखो अभी 15 मतलब हम 15 में ही जीते थे एक बार के लिए, 2 साल हमारे एलजी ने खराब करे थे। एलजी ने भी तो हमें कुछ नहीं करने दिया था ना। एलजी ने तो हमें अभी 17 के बाद ही, एलजी से हमें थोड़ी पावर मिली है, सारी पावर तो हमारी छीन ली थी। तो लोगों को लगा कि कुछ कर नहीं पाएंगे, फिर एलजी वो करेगा, तो इसलिए लोगों का थोड़ा सा ना वो विश्वास कम हो गया था हम पे। लेकिन जब से हमारे कुछ, अब एलजी हमें थोड़ा सा हर चीज में हमें एलजी से नहीं पूछना, जैसे कुछ हमें मिले हैं अपने पावर, तो सबसे थोड़ा सा लोगों का विश्वास जागे। और फिर लास्ट अभी 2015 के बाद जैसे 17 तक हम इतना कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन 17 के बाद हमने बहुत सारे काम करे, चाहे वो स्कूल की बिल्डिंग हो, चाहे हेल्थ हो, मतलब बहुत, मुझे लगता है बहुत ही काम करे एकदम से जब से हमें पावर मिली है। तो अब लोगों को थोड़ा सा विश्वास हो रहा है कि नहीं, ये वाकई में अगर ये निगम में आएंगे तो तब भी ये बहुत कुछ करके दिखाएंगे। वरना हमने तो बहुत कुछ वो भी रखा था कि अगर हम निगम में आएंगे तो हम हाउस टैक्स माफ कर देंगे। हाउस टैक्स के नाम पे लोग को इतना टॉर्चर करती है एमसीडी, लोगों के अंदर पैनिक रहता है कि अरे मैंने हाउस टैक्स नहीं जमा करा, कुछ कैसी कच्ची कॉलोनी, कुछ पक्की कॉलोनी, तो लोग कंफ्यूज भी बहुत है। बट मुझे लगता है अब वाला काम देख के, क्योंकि अब हमने जो पिछले 6 साल में काम करा, उस समय तो हमें 2 ही साल हुए थे ना, 15 में जीते थे, 16-17, लेकिन अब जो हमने 5-6 साल का काम करा, तो मुझे लगता है इस बार हम पूरी बहुमत से आएंगे और एमसीडी में हमारी जरूर सरकार बनेगी। ओके, थैंक यू फॉर दैट नोट। डू वी हैव एनी क्वेश्चंस? हेलो, अशोक हियर, आई एम फ्रॉम एरिजोना, मैं गोवा से हूँ। मैं क्लीनलीनेस और हेल्थ के बारे में पूछ रहा हूँ। लो लेवल आपको तो बहुत एक्सपोजर होगा कि क्लीनलीनेस, बच्चों की क्लीनलीनेस, अस्पताल रिलेटेड क्लीनलीनेस, और एज अ वुमन आपको भी बहुत, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या प्रॉब्लम्स आए और आपने कैसे सॉल्व किया? जो इसमें एमसीडी में देखो मेन है काउंसलर का काम, साफ सफाई से काउंसलर जानी जाती है, ठीक है। तो इसमें भी यही है कि इसमें भी बहुत बड़ा मसला इनका ये है, क्योंकि कर्मचारी तो एक के पास बहुत सारे होते हैं, किसी के पास 200 कर्मचारी है, किसी के पास 250 है, जो बड़ा इलाका है 300 कर्मचारी है। पर इसमें कर्मचारी ये बदमाशी करते हैं कि कर्मचारी रजिस्टर में तो 200 है, ग्राउंड लेवल पे 100 ही काम कर रहे हैं। कुछ इस तरह से भी बेईमानी करते हैं इसमें। और फिर करवाने के ऊपर बात है ना, देखो अब बीजेपी वाले तो काउंसलर बन गए, उनको जनता भी जल्दी से बोले ना बोले उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उनकी पार्टी टिकट दे देती है दोबारा, वो फिर भी लड़ जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो जितने भी काउंसलर है वो पूरी मेहनत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, फील्ड पे रहते हैं। आप अगर मेरे को एफबी पे देखोगे तो मैं रेगुलर हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन में ग्राउंड पे ही होती हूँ। मैं ऑफिस में बैठना पसंद नहीं करती, मैं बोलती मैं वाले ब्लॉक में घूम गया, अगर किसी को काम हो तो वहीं आ जाओ। और फिर मैं तो पूरे ब्लॉक वाइज काम कराती हूँ। इसमें सुबह मॉर्निंग से 7 AM से 2 PM तक हमारे पास कर्मचारी होते हैं। उस बीच मैं तो एक मैसेज भी डाल देती हूँ, अगर जिसके भी इलाके में कोई गंदगी हो, कोई नाली ब्लॉक हो, तो आप मुझे कॉल करें तुरंत, और हम तुरंत कार्रवाई करके वहाँ पे हटवा देते हैं। ये चीज है इसमें। बट वो ये बीजेपी वाले काउंसलर घूमते ही नहीं ग्राउंड पे, उनको लगता है कि पार्टी के नाम से वोट पड़ जाता है। राइट, तो लोगों को वो फर्क दिखता है अभी, होपफुली दिखता है। अब देखो अब दिखेगा, अब दिखा है, क्योंकि पहले तो हमारी सरकार थी नहीं, हम लोग थे ही नहीं एमसीडी में। बट अब जहाँ पे एमसीडी के काउंसलर हैं, अब फर्क दिखेगा। जैसे मनीष जी का कहना है कि कितना दिन मैं पूरी विधानसभा में घूमता हूँ, जहाँ से तेरा वार्ड शुरू होता है और जहाँ तेरा वार्ड खत्म हो जाता है, मुझे पता चल जाता है गीता का वार्ड यहाँ पे खत्म है। क्यों? क्योंकि वहाँ से वहाँ तक मुझे सफाई दिखती है, उसके आगे मुझे फिर वही गंदगी दिखती है, जैसे कूड़े के ढेर नहीं उठेंगे या जो झड़ाव। ओके गीता जी, ये मनीष जी का जो इलेक्शन हुआ था उस वक्त हम काफी झटका पड़ा, मतलब जिस तरीके का बहुमत उनको मिलना चाहिए था उनके काम के लिए, उस तरीके का बहुमत मिला नहीं, वो वापस वो कम्युनलिज्म हो गया था। एक बात सुनो, मनीष जी को हराने के लिए तो सारी बीजेपी यहाँ अच्छे धुरंधरों को भेज दिया था बीजेपी ने। बीजेपी के विजय गोयल जी हमारे यहाँ झुग्गी में सोए, मनोज तिवारी जी हमारे यहाँ कॉलोनियों में घूमे रात भर अपने बिहारी वोट के चक्कर में,
रिश्वत दी गई लोगों को खुलेआम। तो देखो हर सब तरह का तबका है, हर तरह का तबका है, कुछ बिकने वाला तबका भी है, कुछ वो है। और मतलब सारे बड़े बड़े नेता सब यहीं पर थे हमारे। सांसद जी गौतम गंभीर जी हमारे इलाके में घूमे, मतलब वो सारे सांसद, उनके सातों सांसद पटपड़गंज में थे, क्योंकि सब मनी जी को हराने के चक्कर में थे। थोड़ा ये भी रहा। अब कुछ वो जो कैंडिडेट खड़ा था वो देखो पहाड़ी था, लोकल था यहीं का, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा पहाड़ का वोट बैंक भी है। और बीजेपी का उसको ये सपोर्ट मिल गया, बीजेपी का भी थोड़ा उसको सपोर्ट मिल गया, तो थोड़ा सा उससे थोड़ा जातिवाद भी हो गया देखा जाए तो। और कुछ मतलब अब देखो 2 ही वोट है यहाँ पर ज्यादातर, बिहार का और ये उत्तराखंड का। और पूरा ये मनोज तिवारी ने भी पूरी ताकत लगा दी थी, बट फिर भी हमें उम्मीद थी कि हम जीतेंगे, तो हम फाइनली हम जीत ही गए। तो कंपटीशन था, क्योंकि बहुत, मैं बोलती थी सारे लोगों ने ऐसा एफर्ट लगा दिया था कि नहीं बस मनीष जी को हराना ही हराना है किसी भी तरह। पूरी रात घूमे मनोज तिवारी, कभी किसी ने सोचा था पैदल घूमेगा सड़कों में 12 बजे 4 बजे किसी झुग्गी में, ऐसे करके झुग्गियों में सो गया, क्योंकि थोड़ा स्लम एरिया भी यहाँ पर, झुग्गियों में सो रहा है। विजय गोयल झुग्गियों में सो रहा है, ऐसे करके। योगी देखो, योगी तक आया। हाँ, तो मतलब झुग्गी में लेकिन झुग्गी में वाकई ये सोए कि रात भर बस मंडली चलती रही। हाँ, मतलब जो भी है उनको कन्विंस करने के लिए पैसा बटा, ये बटा, मतलब सब कुछ हुआ। अब देखो आपको पता, पुलिस भी उन्हीं के अंदर में, हमारे तो है नहीं, कुछ सुनती नहीं हमारी। कई जगह हमारे वॉलंटियरों ने शिकायत करी पुलिस को, यहाँ पर ये चल रहा है, यहाँ पर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर भी पुलिस ने ज्यादा वो नहीं करा। बट देखो जनता है, जनता कहाँ किस मोड़ जनता का बदल जाए कोई नहीं कह सकता। नमस्ते गीता जी, मैं सचिन बोल रहा हूँ ओस्लो नॉर्वे से। गीता जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जो अभी आगे एमसीडी का इलेक्शन आने वाला है, इसमें हमारी तैयारियां कैसी हैं, और क्या आपको लगता है कि हमसे जो पिछली कुछ चूक हुई हैं उनकी अभी हमने तैयारी कर ली है और इस बार हमारा प्लान और तैयारियां अच्छी हैं? सबसे पहले तो देखो, उस समय हम एमसीडी में नए थे, हमें ये नहीं पता था कि बीजेपी ने क्या करा अभी तक एमसीडी में। बट जब से हम एमसीडी में आए, अब हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम जनता के सामने मीटिंगें करके, जनसभा करके, या जो भी जनता के बीच जाके उनको बता सकते हैं कि एमसीडी में ये होता है। लेकिन अभी तक बीजेपी आपके लिए ये नहीं कर पाई, और बीजेपी ने किस तरह से कितने घोटाले करे, हम उनको एक एक प्रूफ के साथ वोट देंगे जनता को, तो जनता फिर खुद भी समझ जाएगी। क्योंकि अभी तक तो उनका कोई पिछले साइन तो हमें पता ही नहीं था पिछले इलेक्शन में कि क्या है एमसीडी में। हम तो अपने मुद्दे लेके चल रहे थे, जी हम आपके लिए ये करेंगे, हाउस टैक्स माफ करेंगे या ये करेंगे। अब हम जनता को ये भी बताएंगे ना कि 15 साल में एमसीडी ने आपके साथ क्या धोखा करा है। तो फिर हो सकता है जनता को, फिर अगर हम प्रूफ के साथ पूरी बातें बताएंगे तो जनता फिर हमारा साथ देगी। और सबसे पहले तो उनके भ्रष्टाचार उजागर करेंगे, जैसे अभी हाल ही में हमने कराए, जो उन्होंने एलाना कंपनी को उन्होंने टेंडर दिया था, बिना किसी की नॉलेज में लाए, ना स्टैंडिंग कमेटी में आया, ना हाउस में आया, अंदर बंद कमरों में उन्होंने टेंडर दे दिया। तो ये सब चीजों का इसी तरह से हर चीज उनको एक्सपोज करेंगे तो मुझे लगता है पब्लिक खुद ही समझ जाएगी। गीता जी, एक और मेरा फॉलोअप क्वेश्चन है कि जैसे हर बार एमसीडी के जब इलेक्शन आते हैं तो ये वाला मसला हमेशा उठ के आ जाता है कि दिल्ली गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है एमसीडी के लिए, और एमसीडी का इतना बकाया है, और ये कंटिन्यूस चलता रहता है। इसको हम कैसे काउंटर करने वाले हैं इस बार? लास्ट टाइम हमारी अरविंद जी से भी बात हुई थी, हमें पूरा उन्होंने डाटा निकाल के दिया था, उसमें पूरा फंड के बारे में लिखा था। अभी तक कांग्रेस ने, जो पहले सरकार रही है दिल्ली में, उनसे ज्यादा फंड हमने दिया है, आम आदमी पार्टी ने दिया है, दिल्ली सरकार ने दिया है एमसीडी को। एक को हर साल का हिसाब दिया था हमें, अभी मेरे पास फिगर नहीं है उसकी, उन्होंने हमें पूरा दिया था। तो हमने सब कर्मचारियों को भी, हमने उस समय भी हमने सब कर्मचारियों को समझाया, क्योंकि कर्मचारियों को हमारे खिलाफ भड़का दिया जाता है कि देखो आपको सैलरी नहीं मिली, दिल्ली सरकार हमें पैसा नहीं दे रही। तो हमने जैसे मेरे यहाँ सफाई कर्मचारी थे या जो भी थे मेरे डीडी थे, मैंने सबको पेपर बांटे और पूरा उनको सबको समझाया कि ये रही फिगर, आप खुद ही देखो, दिल्ली सरकार ने उनसे ज्यादा पैसा दिया, कम पैसा दिया। देखो उस हिसाब से तो जब और राज्यों को केंद्र सरकार मेरे ख्याल से 425 रुपए कुछ प्रति व्यक्ति आय के एक दिन का कुछ इस हिसाब से देती है, पर तो दिल्ली को नहीं देते। जब दिल्ली को केंद्र सरकार से नहीं मिल रहा तो फिर दिल्ली सरकार कैसे निगम को दे देगी?
वो तो अपना बहुत मतलब बोल रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने नहीं दिया। अरे जितना दिल्ली सरकार ने दिया आप उस हिसाब को तो दो। और लास्ट टाइम 2-3 साल पहले की बात है, दिल्ली लटाई में पैसा देती है LED लगाने के लिए, कुछ लगाने, ये उससे ले रहे थे अपने जो अंदर के सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सिम ले रहे हैं। मतलब बहुत घोटाले कर रखे हैं इन्होंने। तो अच्छा, अब वो पुराने पैसे का तो हिसाब नहीं। अच्छा गीता जी, लेकिन ये मतलब ये तो खैर हमारी तरफ से तो हमने साफ कर दिया, लेकिन सफाई कर्मचारियों का प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुआ ना इससे। उनको तो तनख्वाह मिलनी चाहिए, मिलेगी तो ही वो काम करेंगे। तो अब माहौल कैसा है, उनको मिल गई है तनख्वाह, काम कैसे चल रहा है? क्योंकि बीच में तो उन्होंने शायद काम भी बंद कर दिया था। हाँ नहीं, अभी तो देखो मिल रही है। अभी तो डिपार्टमेंट को भी पता है कि MPD की पहचान ही सफाई कर्मचारी है, तो शायद मुझे लगता है अभी वो भी इस बात से वो है। बट अगर ऐसा ही चला तो कर्मचारी दोबारा हड़ताल करने में टाइम नहीं लगाएंगे। फिर देखो कोरोना के टाइम पे कर्मचारी ने तो मेहनत करी, ये तो हम भी मानते करी है उन्होंने। DVC कर्मचारी हो चाहे सफाई कर्मचारी हो, उन्होंने बहुत मेहनत करी है। जिस गली में कोरोना है, मेरे वहाँ के कर्मचारी तो उस गली में जाके भी सफाई करी है। मतलब बिल्कुल डरे नहीं है, एक योद्धा की तरह आके उन्होंने आगे बहुत काम करा है। तो इसलिए तो हम उन्हें अप्रिशिएट करते कि नहीं, वाकई में करा है कर्मचारियों ने काम। तो लेकिन अब थोड़ा सा उनको फिर दोबारा इस बात को समझाना पड़ेगा कि भाई दिल्ली सरकार पैसा दे रही है, MCD उस पैसे को आपको नहीं दे रही है, तो फिर देखो उसमें अब हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार डायरेक्ट कर्मचारियों को दे दे तनख्वाह, जाएगा तो MCD के थ्रू। अगर दिल्ली सरकार पैसा भी देती तो वो कोई कुछ खरीद रहा है, कोई बेवजह कोई कुछ प्लांट लगा रहा है, कोई कुछ, ये इस तरह से पैसे को खर्च करते हैं, कर्मचारियों की सैलरी नहीं देते। और एक बार बताओ, MCD के पास इतनी पावर है, इतने हजारों का हाउस टैक्स लेते, इतने बड़े बड़े इनकी जैसे वो स्लॉटर हाउस चल रहा है, इनका पैसों के साधन तो क्या बहुत हैं। तो फिर ये क्यों नहीं दे रहे कर्मचारियों को सैलरी? क्यों? क्योंकि इनकी ऑफिसर की जेब में जा रहा है पैसा सारा। ये अपना बजट कम दिखा देते हैं, ये अपना वो इनकम, सोर्स ऑफ इनकम कम दिखा देते हैं कि हमारे पास है नहीं, जबकि बहुत है इनके पास। तो ये हाईकोर्ट ने भी बोल तो दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट से तो MCD को काफी पैसा मिल रहा है, हाईकोर्ट में भी क्लियर हो गया ये बात। लेकिन कर्मचारियों तक अब तक पैसा पहुंच रहा है या मतलब अभी भी स्ट्रगल चालू ही है, उनका जारी है? देखो फिलहाल मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत मिल ही रहा है इनको। अदरवाइज नहीं मिलता तो ये इस समय तक हड़ताल पे आ जाते। अभी इस वाले में तो है, बाकी लेकिन और काम नहीं हो पा रहे ना MCD में। आप स्कूल देख लो MCD के, आप अस्पताल देख लो MCD के। इस समय कोरोना जैसी महामारी में उन्होंने एक भी हॉस्पिटल में 10 बेड तक नहीं दिए हैं कोरोना पेशेंट के लिए, जबकि उनके खुद के हॉस्पिटल अच्छे हैं। एक हिंदू राव में वहाँ पर जो वहाँ के डॉक्टर कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिली, वो हड़ताल पे आ गए थे। अच्छा, तो परेशानी तो है, खैर ऐसा नहीं है। I'm Vishnu from Los Angeles, USA. So my question is, like, I've been to many cities in India, and each city is kind of like some slightly cleaner than another city, but no city I've been in India is really clean. Maybe Chandigarh and maybe you can say that Kerala is clean, some parts of cities in Kerala. But is it realistic to expect that since MCD and municipal boards do this cleaning, is it realistic to expect that we can actually clean up a city like international standards if we have a good government from off? देखो, अगर जब हम दिल्ली में सरकार में आए, आज पूरे इंडिया में दिल्ली सरकार का नाम है, ये तो आप मानते हो। इस समय कोरोना चल रहा है, हमारा रिकवरी रेट पूरे इंडिया में सबसे ऊपर है। डेथ हमारे यहाँ पूरी इंडिया में सबसे कम हुई उस हिसाब से, जिस हिसाब से हमारे यहाँ पेशेंट थे। तो जब हम, और हमारे स्कूलों का पूरे ऑल इंडिया में नाम है। अभी तक इंडिया में कोई ऐसी सरकार नहीं जिसने इतने अच्छे स्कूल बनाए, और गवर्नमेंट स्कूल का रिजल्ट आज हमारा 98% आ रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और हर साल बढ़ता है। जब हम शुरू में 15 में आए तो हमारा थोड़ा बड़ा, 16 में आए और बड़ा, 2017 में और बड़ा, 18 में और बड़ा, ऐसी 90, और अब 20 में हमारा देखो 98% आ गया। किसी ने सोचा था गवर्नमेंट स्कूल? मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है, और मतलब उसकी बिटिया है, मेरे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हुई सामने, मंगलम स्कूल सुना होगा आपने, बहुत नाम है गवर्नमेंट स्कूल का परगंज में। उसके पापा राजमा चावल की ठेली लगाते हैं। एक दिन मेरे पास आए थे कि मैडम मेरे पास कोई रोजगार नहीं, मैं चिराग दिल्ली में रहता था, अब मैं इधर आ गया हूँ, मुझे कुछ काम है। कि मैंने खाना, ये ठेली लगाता था चिराग दिल्ली में। मैंने कहा भैया ऐसी जगह लगा लो जहाँ किसी को दिक्कत ना हो, तो उन्होंने लगा ली। उनकी बिटिया का एडमिशन मैंने करवाया था खुद, कि मेरे बच्चे वहाँ भी ऐसे ही पढ़ते थे, आप यहाँ करवा लो।
मैंने करवा दिया यहाँ पर एडमिशन। आज उस बच्ची के, वो अपने पापा के साथ राजमा चावल भी बिकवाती है, स्कूल से आने के बाद रोटी भी बनाती है। आज उस लड़की के 90% नंबर है, बताओ, 10th में। और मतलब बहुत खुशी हुई मुझे जान के कि जो लड़की अपने स्कूल से आने के बाद अपने पापा की हेल्प करने आती है। मम्मी, एक छोटे से कमरे में रहते हैं वो, क्योंकि वो खाना वहीं बनाते हैं, बना के लाके रेडी में बेचते हैं। तो बताओ, एक रिक्शे वाला या जो भी ये छोटा सा एक वो चलाने वाला राजमा चावल बेचने वाले का बच्चा भी यार 90% ला रहा है। इतनी इंटेलिजेंट है लड़की, आप यकीन मानो। और जबकि उसको मौका भी नहीं मिलता किताब पढ़ने का, क्योंकि उसको पापा के साथ काम भी करना है। तो आप सोचो, अगर कल के दिन हम एमसीडी में आएंगे तो एमसीडी की छोटी छोटी चीजें हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सबसे पहले हाउस टैक्स एक मुद्दा है एमसीडी में, हम तो हाउस टैक्स ही बंद कर देंगे कि कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। दूसरा, यहाँ बिल्डिंग का बहुत गंदा खेल है कि कोई भी बिल्डर जेई को पैसे दे रहे तो वो 7 मंजिल 6 मंजिल बना ले। कोई आम पब्लिक अपना 2 मंजिल मकान नहीं बना सकता, फिर जेई आके खड़ा हो जाता है, जेई उससे पैसा वसूलेगा। यहाँ कोई नक्शा वक्शा पास नहीं होता, यहाँ जेई पैसे लेके जाता है बस। तो हम ये सिस्टम खत्म करेंगे, खुलेआम नक्शे पास करवाएंगे, जिसको बनाना अपना नक्शा बनाए, उतना पैसा गवर्नमेंट को दे और किसी के बिना डर के बनाए, लिमिट में बनाए। ऐसा नहीं कि कोई बना रहा है जितनी हाइट अलाउ है उतने ही बनाए। और सफाई का मुद्दा हमारा मेन रहेगा, तो इस पे भी काम करेंगे। सबसे ज्यादा मेन काम है एमसीडी के स्कूल और एमसीडी के अस्पताल, जो कि बिल्कुल बद से बदतर हो रखे हैं। सबसे पहले हम इन पे काम करेंगे। ऐसा नहीं है स्कूल अच्छी नहीं बने, क्योंकि जो भी पार्षद है उसने स्कूल तुड़वा के नया बनवा लिया कि मुझे कुछ परसेंट वो मिल जाएगा, मेरा भी कुछ हिस्सा आ जाएगा। स्कूल सब अच्छे बने हुए एमसीडी के, बट ना वहाँ टीचर ढंग के, और वहाँ पे ना उन टीचर को फैसिलिटी है, ना बच्चों को फैसिलिटी है। आज की डेट में भी जो मेरे यहाँ के एमसीडी स्कूल है, बच्चे नीचे दरी में बैठते हैं वहाँ पर, उनके पास टेबल चेयर नहीं है बिठाने की। और हमें भी बहुत दुख होता है जब हम, मेरे ही क्षेत्र के लोग हैं, मेरे ही वोटर हैं, और मैं देखती हूँ कुछ बच्चे एक मंगलम स्कूल में जा रहे हैं नर्सरी के दिन, वो इतनी अच्छी टेबल चेयर बैठ के, इतना अच्छा उनका एटमॉस्फेयर मिल रहा है, उनको बात करने का तरीका। और वही बच्चे मेरे ही क्षेत्र के जिनको वहाँ एडमिशन नहीं मिल पाया, वो हमारे एमसीडी के स्कूल में ऐसे गली में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको कुछ नहीं आता, क्योंकि वहाँ टीचर को कोई कहने वाला ही नहीं है। तो थोड़ा हमें भी बहुत बुरा लगता है कि इन बच्चों का भविष्य तो बिल्कुल अंधकार में जा रहा। काश ऐसा होता, कई बार मैं सोचती हूँ कि काश मैं मनीष जी को बोलूँ कि सर आप इस एमसीडी स्कूल में भी कुछ अच्छा कर दो, बट वही है, सरकार उनकी है तो हम इंटरफियर भी नहीं कर सकते। इधर बीजेपी की होगी, इधर हमारी हो गई। वरना स्कूल इतने अच्छे बने हुए, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बट ना वहाँ पढ़ाई है, ना वहाँ टीचर है, ना वहाँ टेबल चेयर है, कुछ नहीं है वहाँ पर। तो लोग आज मारा मारी है दिल्ली सरकार के स्कूलों में आने की। एमसीडी के स्कूलों में धीरे धीरे घट रहे हैं बच्चे, और दिल्ली सरकार में बढ़ रहे हैं। जो हमारे सामने स्कूल हुआ करता था, वहाँ 1600 बच्चे थे, आज वहाँ 3600 बच्चे हैं गर्ल्स में, एक शिफ्ट में। और दूसरी शिफ्ट में 1000 बच्चे हुआ करते थे, आज वहाँ 2500 बच्चे बॉयज में। तो ये अंतर थोड़ा सा हो जाएगा ना, जब अगर एमसीडी में हमारी सरकार आएगी तो हम ये डिफरेंस करेंगे। कुछ स्कूल और अस्पताल के लिए साफ सफाई तो अपनी जगह है ही, बट जो एमसीडी के स्कूल अस्पताल के लिए अगर हम कर देंगे तो ये बहुत ही अच्छा एक मैसेज जाएगा पूरे ऑल इंडिया में। राइट, स्कूल और हॉस्पिटल तो देख ही लिया, और साफ सफाई में भी तो कोई शक नहीं है कि आम आदमी पार्टी आएगी तो अच्छा ही करेगी। लेकिन हाउस टैक्स एक मुद्दा भी आप उठाएंगे तो इससे ही सारे वो सबको मिल जाने चाहिए। हमने लास्ट टाइम भी उठाया था, मैंने कहा ये वाला मुद्दा तो हमारा रहेगा ही कि हम हाउस टैक्स माफ करेंगे। ओके, ये तो हमारा मुद्दा रहेगा ही इसमें। ओके, डू वी हैव एनी मोर क्वेश्चंस? जी, मेरी तरफ से एक सवाल है अभी हाउस टैक्स के ऊपर। हाँ बोलो। हाँ जी, इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो किसी भी म्युनिसिपैलिटी का बहुत सारा बजट शायद हाउस या रेवेन्यू हाउस टैक्स से ही आता है। अभी हाउस टैक्स को हम एलिमिनेट कर देंगे तो ऑलरेडी एमसीडी में इतना बजट क्रंच है, तो फर्दर पैसों की कमी नहीं आ जाएगी? ये कॉम्पनसेट किधर से होगा? नहीं, देखो, अगर हम हाउस सरकार में आए और हमने हाउस टैक्स कम करा तो हम और चीजों पे भी तो पाबंदी लगाएंगे। जो आज पैसा जेई की जेब में जा रहा है, और जो और चीजों से आ रहा है, तो उन चीजों पे भी तो फिर हम काम करेंगे ना, क्योंकि हाउस टैक्स से नहीं आता। लास्ट टाइम हम मनीष जी ने ही बताया था कि मेरे ख्याल से 1.5 या 2 करोड़ रुपए आता है, और 1.5-2 करोड़ रुपए के लिए दुनिया इतनी परेशान रहते हैं लोग, इतने पैनिक रहता है लोगों को कि ये चीज तो हम बंद कराएंगे। कोई इतनी भारी भरकम रकम नहीं आती, उससे ज्यादा रकम नहीं आती। हाउस टैक्स तो ऐसी जरिए है, और आधों से ज्यादा का तो सर्वे ही नहीं हो रखा है यहाँ पर।
आधे से ज्यादा का पैसा तो सब हाउस टैक्स वालों की जेब में जाता है। ओके, बहुत सारी चीजें हैं, देखो बैंकेट हॉल है, हाँ बैंकेट हॉल है, पार्क है, बहुत सारी चीजों से रेवेन्यू आ सकता है। I have a question related to the house tax. यस गो अहेड। Yeah, so yeah, it is very shocking कि भाई सिर्फ 1.5-2 करोड़, इतनी बड़ी दिल्ली है जिसमें करोड़ों लोग रहते हैं, सिर्फ 1.5-2 करोड़ आ रहा है। तो हम इसके बेसिस पे हम इंस्टेड ऑफ ये सेइंग कि हम हाउस टैक्स माफ कर देंगे, हम ये कह के आ सकते हैं कि भाई हम हाउस टैक्स लेना, जो पैसा चोरी हो रहा है इसमें करप्शन में, क्योंकि लोग तो पैसा दे ही रहे हैं, हम कम पैसा लेंगे और क्या कहते हैं इसका करप्शन खत्म करेंगे, और इससे जो पैसा आएगा एकदम से बूम आएगा, एमसीडी के जो टैक्स कलेक्शन है जिसमें बूम आएगा, हम उससे दिल्ली को चमका देंगे और बहुत ज्यादा, बिल्कुल, और ब्यूटिफिकेशन में उस पैसे को खर्च करेंगे। रेवेन्यू के बहुत सारे साधन हैं एमसीडी में, इनका yes. जो जगह जगह एमसीडी की जैसे पार्किंग है, ठीक है, पार्किंग दे रखी है इन्होंने प्राइवेट, उनको पार्किंग है, बहुत सारी जगह एमसीडी देखती है पार्किंग का, टोल टैक्स है एमसीडी देखती है, ठीक है। और जो ये हाउस टैक्स का जो आप बात कर रहे हो, इसमें आधे से ज्यादा मैंने बोला ना देते नहीं, और ये मांगते हैं बहुत साल पुराना 2004 का। तो ये क्योंकि लास्ट टाइम में हमने ये मुद्दा रखा था कि हम हाउस टैक्स माफ करेंगे, पब्लिक चाहती थी कि हो ये माफ, क्योंकि उनके पास सबसे पहली बात कोई रिकॉर्ड नहीं है। आज मैं दिल्ली में रहती हूँ, विनोद नगर में रहती हूँ, मेरा 2 कमरों का फ्लैट है, मैं हर साल अपना हाउस टैक्स जमा करती हूँ। मेरा तो ज़्यादा भी नहीं आता, सच बताऊँ तो कभी 450 रुपये, अगर थोड़ा सा लेट हो जाए तो 500 रुपये, बट मेरा वहाँ रिकॉर्ड नहीं है कि मैंने इतने साल में कर रही हूँ करीबन वहाँ पे, क्योंकि मैं 4 में शादी करके आई थी, लेकिन मैंने 2 में हमारा मकान बना था, ये फ्लैट बना था, तो मैंने 2 से ही जमा कर दिया था, लेकिन वहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर आप ढूंढने चले जाओ कि गीता रावत का फ्लैट, ये मतलब दिलवान रावत का फ्लैट है, और आपको नहीं मिलेगा वहाँ कोई रिकॉर्ड, कोई गारंटी नहीं कि आपको वहाँ रिकॉर्ड मिल जाए। अगर मैंने स्लिप संभाल रखी है तो मेरे पास रिकॉर्ड है, आज तक उनके कंप्यूटर में नहीं चढ़ेगी ये सब, और वो हमें एक जो वहीं पर जाके जमा करते हैं। अब तो हम कंप्यूटराइज करने लगे कि चलो बैंक में, अगर मैं बैंक अकाउंट से कटाऊंगी तो मेरे पास वहाँ पर भी रिकॉर्ड आ गया, मेरे पास एक हाउस टैक्स का मैं वहाँ एमसीडी से, वहाँ से कंप्यूटर से निकालूंगी, वो मेरे पास रिकॉर्ड आ गया। बट अगर कोई मैनुअली वहाँ पर जाके रसीद स्लिप भर दे, अगर उसकी स्लिप खो गई बाई चांस, तो वो ढूंढ नहीं सकता कि वहाँ पर उसने पैसा जमा करा है इतने साल का। वहाँ ये हाल है, और ये हर किसी को नोटिस देते हैं हर साल कि आपने हाउस टैक्स जमा करना है, आपने 2004, अब मेरे घर पे भी आ जाएगा नोटिस अभी 2-4 दिन में, जबकि मैं दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी इनको ये होमवर्क नहीं करते। इन्होंने अपने डीवीसी कर्मचारी को लगा देना है हर साल कि आपका सील हो जाएगा, आप हाउस टैक्स जमा करो। इनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है कितने लोगों ने दिया, कितनों ने नहीं दिया, कुछ नहीं पता इनको, कोई होमवर्क नहीं करके जाते, बस हर किसी को दे देते हैं हाउस टैक्स का नोटिस, और लोग भागे भागे आते हैं हमारे पास, अरे मैडम हमने तो भर रखा, हमारे पास क्यों आ गया हाउस टैक्स, हमने तो भर रखा, हमारे पास क्यों आ गया। फिर हम उन्हें बोलते नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस वो आ गए और उनके पास स्लिप नहीं मिली तो ये फिर अपनी मर्जी से सील भी कर देते हैं शॉप को, फिर डीसीलिंग में पैसा खाते हैं। तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा वो है, इसलिए उस समय हम यही कहते हैं कि सरकार आई तो हम तो ये वाले काम ही बंद कर देंगे, क्योंकि ये कोई जरिया नहीं है पैसे उसका, रेवेन्यू का ना। अच्छा, मुझे लगता है गीता जी हमारे पार्टी का एक ये बेनिफिट भी है कि हम लोग जो है ना, बाकी जो सरकारें हैं वो टैक्स के अलावा कोई और उनके पास फॉर्मूला ही नहीं है पैसे कमाने का, जबकि हम अलग अलग तरीके से कमा सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए एक इंटेलिजेंस की जरूरत है, जो कॉम्पिटेंस जो दूसरे सरकारों में नहीं है, बिल्कुल बीजेपी में तो बिल्कुल ही नहीं है। वो टैक्सेस के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते कि कैसे रेवेन्यू जनरेट करना। ये सेंटर लेवल तक भी आई थिंक लागू होता है, स्टेट लेवल पे तो लागू होता है, सेंटर पे भी यही हाल है। एनीवे, डू वी हैव एनी मोर क्वेश्चन? या दिस इज पंकज फ्रॉम बॉस्टन। मेरा एक सवाल है। यस पंकज। अभी हम लोग आए थे दिल्ली में और देश में राजनीति बदलने, राजनीति करने नहीं आए थे, बदलने आए थे। आपको ग्राउंड लेवल पे क्या लगता है कि कुछ इसमें चेंज आया? कुछ ऐसा लगता है कि लोग ऑपोजिशन पार्टी इसके भी देख रहे हैं और कह रहे हैं ये तो अच्छी राजनीति है, हमें या तो इनकी तरह होना चाहिए या इनका साथ देना चाहिए, और दिल्ली के अलावा कहीं और ये नजर नहीं आएगा, बिकॉज दिल्ली में ही हमारा रिकॉर्ड है। तो आप थोड़ा सा इस पे अपना कमेंट करें कि लगता है आपको कि छोटी छोटी रेज ऑफ लाइट, छोटी छोटी कलियां खिलनी शुरू हुई हैं इस मामले में कि हम जो है वो राजनीति एक्चुअली बदल रहे हैं और लोगों को दिख रहा है और
जो दूसरी तरफ के लोग भी हैं बीजेपी के या कांग्रेस के, आई एम श्योर काफी लोग सिंसियर हैं, उनके दिमाग में ये आ रहा है कि हमें इस आंदोलन में, इस मूवमेंट में हमें साथ देना है सबका। हाँ जी, आपको सुनाई दिया गीता जी? हाँ जी, वही कि मतलब हम राजनीति से जुड़े थे तो अब मतलब लोगों के मन में आ रहा है कि और पार्टी के लोग भी जुड़े इस टाइप से ना। नहीं, उनका ये कहना था कि उनका सवाल ये था कि हम राजनीति करने नहीं बदलने आए थे, तो वो आपको जमीनी हकीकत दिखता है कि लोगों को लगता है कि वाकई ये बदल रहे हैं, या उनको ऐसे लगता है कि ये बाकी पार्टियों की तरह ही हम जो हैं? देखो एक बात सुनो, अगर हम सोचे कि हम 50 लोग लेके हमने पार्टी खड़ी करी थी और हमेशा 50 लोग रहे तो ये तो संभव नहीं है। पार्टी की राजनीति है ही ऐसी चीज की इसमें जो भी जहाँ से आए इसको लेना ही पड़ता है, क्योंकि अपने आप को बड़ा करना है तो इसी तरह से बड़े होते हैं। आज जो बड़ी बड़ी पार्टियां के वहाँ पे लोग नहीं आते, कोई कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ रहा, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ रहा, तो जो आ रहा है और अच्छे लोग अगर आ रहे हैं तो हमें उन्हें लेने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, गलत लोगों को अगर लिया जा रहा है वो मैं भी गलत बोलूंगी, बट अगर कुछ अच्छे लोग अगर हमारे साथ आना चाहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमें इसको बड़ा करना है, छोटा नहीं करना है, हमें अपना दायरा बढ़ाना है। रही बात, देखो छोटी छोटी बातें तो हर पार्टी में होती है। आज हमारा जो पुराना वॉलंटियर है कोई नाराज बैठा है कि मुझे पूछा नहीं गया, नए वॉलंटियर को आप मौका दे रहे हो, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि अब कितनी बार उसको मनाएं, उससे तो नया आ रहा है तो उसे करने दो ना। अब हर किसी को हर कुछ तो मिल नहीं सकता, आधों को नौकरी चाहिए, अब सरकार हमारी तो नौकरी तो हर किसी को दे नहीं सकती ना। अब जो इस मंशा से आया है कि नहीं मेरे को तो नौकरी मिलेगी, मैं 2 साल काम कर लूँ, तो वो तो देखो नाराज होगा ही होगा। लेकिन जो इस मंशा से आया कि आज हम एज अ वॉलंटियर, आज मुझे टिकट मिला, मैं बन गई, बट मेरे साथ जो और लोग हैं उनका ये कहना है हम बदलने आए थे और बदल लिया। हम चाहते थे जब हमने बिजली आंदोलन करा कि बिजली का बिल 0 आए, तो आज हमारा बिल 0 आ रहा है 200 यूनिट का, तो हमें इसी बात की खुशी है। आज वॉलंटियर बोलता है मुझे क्या दिया, तो हम बोलते हैं आपको मोहल्ला क्लिनिक बना के दिया, आज आप फ्री में इलाज करा रहे हो, MBBS डॉक्टर बिठा दिया, घर के बगल में मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। मेरे यहाँ तो 4 मोहल्ला क्लिनिक है अगल बगल में, थोड़ी थोड़ी दूरी पे। और मैंने कहा आपके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे, आपको और क्या चाहिए? आपको पानी का बिल नहीं आ रहा, बिजली का बिल नहीं आ रहा, और क्या चाहिए? तो ये सब चीजें भी बदल गई ना, तो वॉलंटियर खुश है। कुछ वॉलंटियर हैं जो जिनके मंशा थी कि मुझे नौकरी मिले या मुझे टिकट मिले, देखो वो तो नाराज होंगे। बाकी हम, मुझे तो ये लगता है, मुझे अगर टिकट नहीं भी मिलता तो मुझे लगता है मैं जो बदलने आई थी वो बदल गया। हमने बिजली आंदोलन किया था, तो आज जिस दिन बिजली के रेट कम हुए थे सबसे पहले मैंने वही फोटो निकाल के डाली थी कि देखो जी हमने उस समय आंदोलन किया था, आज बिजली कम हो गई ना। उस समय लोग हम पे हंस रहे थे, आज बिजली कम हुई ना। ओके, तो मतलब लोगों को ग्राउंड पे लगता है या नहीं कि हम बदल गए हैं, या उनको ऐसे लगता है कि हम दूसरे पार्टियों की तरह हम भी हो गए? एक बात सुनिए, नहीं, हर तरह के लोग होते हैं ना, जो हमसे उस समय कम जुड़ते थे आज हमारे पास खुल के आ रहे हैं। उन्होंने और पार्टी भी दे रखी है, पार्कों में बहस होती है बुजुर्गों की कि नहीं आम आदमी पार्टी देखो ये कर रही है, आम आदमी पार्टी ये कर रही है। आज रिजल्ट इतना अच्छा आया दिल्ली की सरकार से, सब लोग खुश हैं। आज मेरे पास खुद इतने बड़े बड़े लोगों का फोन आता है कि हमारा बच्चा विक्टर में पढ़ रहा था, हमारा प्लाने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था, आप उसको गवर्नमेंट में एडमिशन करा दो। हर साल मेरे पास इतने लोग आते हैं कि हमारा मंगलम में एडमिशन करा दो, हमारा किसी सरकारी में करा दो। तो ये सब स्कूल देखकर ही तो एडमिशन करा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है। उनको लग रहा है कि गवर्नमेंट के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। हमें वो जो LBS हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट का हॉस्टल है, जब हम कभी वहाँ शुरू में जाते थे तो वहाँ पे पाँव रखने का मन नहीं करता था, इतनी गंदी बदबू आती थी और इतनी गंदा माहौल था वहाँ का। आज वहाँ जाओ, और आपको एक बात बताऊँ, मैंने अपना खुद ऑपरेशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाया। मेरे को गोल ब्लडर में मेरे स्टोन था, मुझे कहा गया आपको मैक्स लिख के दे देते हैं आपको, मैं कहा नहीं, मैं कराऊंगी तो अपने LBS में ही कराऊंगी। यहाँ पे डॉक्टर भी थोड़ा, मैं भी इनकी गवर्नमेंट वाली हूँ तो मेरी थोड़ी सी कम से कम वो तो करेंगे, तो मैंने वहीं करवाया। मतलब सारी फैसिलिटी है वहाँ जो प्राइवेट में, तो हम क्यों जाए प्राइवेट में? मुझे तो गवर्नमेंट वाले ही भेज देते, मैडम आपको प्राइवेट में भेजना। क्या नहीं, मैं कराऊंगी अपने गवर्नमेंट में कराऊंगी। तो मतलब हर सुविधा, जो टेस्ट दवाइयाँ की नहीं मिलती थी वहाँ पर लाइनें लगानी पड़ती थी, पैसों में दवाइयाँ मिलती थी, आज सब कुछ फ्री है। एक ट्रक आता है वहाँ पर हफ्ते में, एक ट्रक दवाई का भर के, और एक वहाँ से एक टेक्नीशियन है वो मुझे बताता है मैडम एक हफ्ते में पूरा एक ट्रक खत्म हो जाता है दवाई का, हर चीज की दवाई मिलती है वहाँ पर। अच्छा, या ये भी तो देख रही है ना पब्लिक। Can I ask a question? This is Dilip from Dallas. Yes, Dilip.
गीता जी, सबसे पहले तो भाई आप सबों को और हम सबों को बधाई हो इस दिल्ली के रिजल्ट के लिए, है ना। बहुत बहुत बढ़िया अचीवमेंट है। क्वेश्चन ये है गीता जी कि हमारा जो परसेप्शन है कि हमारी पार्टी एक्सपेंड नहीं हो रही है, तो आपके पास ये नंबर है कि पहले 5 साल पहले कितने वॉलंटियर्स थे और अभी कितने वॉलंटियर्स हैं? नहीं, मैं देखो पूरी ऑल ओवर दिल्ली का नहीं बता सकती, लेकिन मैं अपने पड़पड़गंज का बता सकती हूँ। 5 साल पहले यहाँ 50-60 वॉलंटियर थे, आज यहाँ 200, 250, 300 वॉलंटियर। ओके, मनीष जी के लिए ये भी इल्जाम लगाया गया था कि मनीष जी खुद, बिकॉज ही इज अ डेप्यूटी सीएम, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में विजिट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से लोगों की नाराजगी थी। कुछ चैनल्स में लोगों ने बताया वो कि मनीष नाराजगी है, लेकिन अब लोगों को ये भी तो समझना पड़ेगा कि आपने एक डिप्टी सीएम चुन के भेजा है, आपने एजुकेशन मिनिस्टर चुन के भेजा है, तो उनकी जिम्मेवारी भी तो बढ़ गई। एक केवल वो एक एमएलए नहीं है ना। अगर एक नॉर्मल एमएलए होके आपके पास नहीं आए तब आप बोलो कि भाई क्यों नहीं आ रहे। ये भी तो देखो, जो पूरी दिल्ली के मेरे ख्याल से 1100 हैं, कितने स्कूल है टोटल गवर्नमेंट, हर स्कूल में उनका विजिट होता है। अगर वो स्कूल वाले बोलते कि मेरे स्कूल में नहीं आए तो हम कह सकते हैं कि वो तो दिन रात, मतलब वो इतना काम करते हैं, उनके पास 2 मिनट का भी टाइम नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, आते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आते हैं, हम किसी के बर्थडे में बुलाया तो उसमें भी आ जाते हैं, मैरिज में आते हैं, हम तो कितनी बार बुलाते हैं। बट लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, देखो बोलने वाले ही बोलते हैं, अदरवाइज उन्हें पता हो कितने सिंपल हैं। मैंने तो देखा वो हर कोई गली वाला भी अगर अपने बच्चे की मैरिज में बुलाएगा तो वहाँ पर भी आ जाते हैं वो। बस वो ये कि थोड़ा सा पूरी दिल्ली को भी देखना होता है ना, उस वजह से। तो अब नॉर्मल एमएलए तो घूम सकता है, रोज रोज अपने यहाँ ही ऑफिस हो सकता है, लेकिन वो मना किसी के लिए नहीं है। अगर किसी की कोई समस्या तो उनके घर पे भी जा सकता है, तो रोज मॉर्निंग में मिलते हैं वहाँ पर वो सबसे। अच्छा, 1-1.5 घंटा उनका टाइमिंग होता है सबसे मिलने का। ओके, डू वी हैव एनी मोर क्वेश्चंस? कैन आई आस्क अ सेकंड क्वेश्चन? यस, गो अहेड अशोक। हाँ, तो मैंने सफाई के बारे में पूछा था। आप सफाई बहुत करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इलेक्शन के वक्त आप इस सफाई को मुद्दा बना के कैसे करेंगे, वोट में कन्वर्ट कर, क्योंकि वो बीजेपी वाले तो बोलेंगे सफाई छोड़ो राम को देखो। तो आप सफाई को कैसे? तो हाँ, बट देखो निगम तो सफाई से ही माना जाता है ना, हम सफाई से माने। जो मैंने अभी तक 3 साल में काम करे फंड ना होने के बावजूद, सबसे पहले तो हम यही बोलेंगे कि देखो आपका एमएलए था, आपकी काउंसलर है, दोनों एक ही पार्टी से हैं, क्योंकि वो भी आम आदमी से और मैं भी आम आदमी से, तो आपके काम इजीली हुए। अगर आप मैंने अपना जहाँ ऑफिस खोल रखा, अगर आप मेरे पास आते हो कि मेरा सीवर की प्रॉब्लम, मेरे पानी की प्रॉब्लम, मेरी बिजली की प्रॉब्लम, मैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, मेरी स्कूल की प्रॉब्लम है, आपको सबसे पहले मैं ये नहीं बोलती कि जाओ जी एमएलए से कराओ, मेरा काम नहीं है। क्योंकि मैं मतलब अगर मैं बीजेपी की होती और वो आम आदमी की, तो मैंने यही बोलना था, जैसे और काउंसलर बोलती हूँ जो बीजेपी वाली है कि जाओ अपने एमएलए से कराओ, मेरा काम थोड़ा है तुम्हारा सीवर पानी खोलना। बट मेरे यहाँ तो देखो, कल के दिन मुझे टिकट मिलता था, सबसे पहले उनके दिमाग में यही बात डालूंगी कि आपके तो सारे काम आपके वार्ड में ही हुए ना। आपने बोला मेरा सीवर की प्रॉब्लम, मैंने सॉल्व कराई। और क्यों कराई? क्योंकि हम दोनों एक ही पार्टी के थे, एमएलए भी उसी पार्टी का, मैं भी उस पार्टी का। मैंने यहाँ से बोला, मेरे को सारे अधिकारी मुझे भी जानते हैं, सर ने मुझे सबको इंट्रोड्यूस करा रखा है, तो आपके काम यहाँ बांटे। मतलब मेरे वार्ड का व्यक्ति मनीष जी के ऑफिस तक नहीं जा पाता, मैं उसको वहीं रोक लेती हूँ, उसको सारे काम यहीं मिल लेते हैं। तो एक तो ये मुद्दा रहेगा हमारा कि भाई अगर हम दोनों सेम उसके रहे तो आपके काम इजीली होंगे, ठीक है। अदरवाइज तो आप एमएलए बोलेगा जी काउंसलर का काम है, काउंसलर बोलेगी एमएलए का काम है, और दोनों एक दूसरे के काम में बीच में सपोर्ट नहीं करेंगे। मेरे यहाँ कुछ भी काम होता है, अगर जल बोर्ड कोई खुदाई करी तो मैं उसको मतलब करने देती हूँ, दूसरी काउंसलर बीच में खड़ी जाती है, मेरे यहाँ कैसे खोद दिया आप, मेरी रोड एमसीडी की रोड कैसे खोद सकते हो आप, वो जल बोर्ड को हटा देती है। कोई रोड बन रही हो उसमें खड़ी हो जाती है वो, आपने क्यों बनाई। अभी पार्क का ही मुद्दा ले लो, मेरे यहाँ पार्कों में मैंने वो लगवा दिए जिम एमएलए फंड से, ठीक है। यही जिम लगने थे दूसरे वार्ड में, लेकिन वहाँ बीजेपी की काउंसलर थी, वो खड़ी हो गई कि मेरे पास में लगाना ही नहीं, आप लाओ एनओसी। उसने उनको एनओसी नहीं दी। पब्लिक चाहती है जिम लगे, बट वहाँ की काउंसलर ने नहीं लगानी चाहिए क्योंकि पार्क उसका एमसीडी का था। तो मेरे यहाँ ये सब समस्या नहीं है, तो हमें लोगों को समझाना पड़ेगा। देखो एमएलए तो आपका आम आदमी पार्टी का है, आपने दूसरी पार्षद बीजेपी की ला दी या कांग्रेस की ला दी तो आपके काम तो होंगे नहीं।
जो एमएलए करेगा काउंसलर नहीं होने देगी, हो सकता है जो काउंसलर करे वो एमएलए ना होने दे। भाई अगर जब एमएलए काउंसलर उनके काम रोकेगी तो एमएलए भी तो रोकेगा ना। फिर आज मनीष जी मैं बोलूंगी सर मेरे वार्ड में मुझे ये चाहिए, आपका फंड चाहिए, उन्होंने लगा दिया, मेरे सभी पार्कों में झूले लग गए और काउंसलर के यहाँ लगी ही नहीं। एक बार के लिए वो पब्लिक के कहने से लगा भी देंगे, बट वो नहीं लगाई देगी काउंसलर, कहेगी कैसे लगा दिया आपने मेरे यहाँ, आप होते कौन है, क्योंकि एनओसी तो लेनी पड़ेगी हॉर्टिकल्चर से, एमसीडी से एनओसी लेनी पड़ेगी। तो ये छोटी छोटी चीजें बतानी पड़ेगी, और जो मैंने अब तक इनके लिए मतलब कुछ काम करा अपने एरिया में वो भी बताना पड़ेगा। एज अ काउंसलर मेरे यहाँ एक ढलाव घर हुआ करता था, वो मेरे गवर्नमेंट स्कूल और एक पब्लिक स्कूल और एक एमसीडी के स्कूल तीनों के आसपास हुआ करता था। बच्चे गर्मियों में बेहोश होकर गिर जाते थे वहाँ पर, उसकी इतनी स्मेल होती थी कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में टीचर आने के लिए राजी नहीं होते थे, और टीचरों को इन्फेक्शन होने लग गया था उनकी बॉडी में पूरा। और बच्चे जैसे उस वाले क्लासेस हमें पूरी खाली रखनी पड़ती थी क्योंकि उसकी स्मेल उड़ के पीछे जाती थी। तो मैंने बनने से पहले बोला था कि मैं अगर काउंसलर बनूंगी मैं चाहे कुछ भी करूंगी इसको हटवाऊंगी। तो मैंने उसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ी है, बड़ी एमसीडी से बोल बोल के हटवाया। यहाँ तक कि मेरे यहाँ जो मेरा एबीसी ब्लॉक वहाँ के लोगों ने मुझे मतलब मेरे यहाँ हाय हाय भी करी कि आपने वो ढलावघर बंद करा दिया, वहाँ का कूड़ा हमारे यहाँ गिरेगा, यानी जो मेरा मंगलम के पास एक ढलावघर है वहाँ गिरेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने उसको तोड़ के थोड़ा बड़ा बना दिया, तो पब्लिक वहाँ की तो खुश हो गई, मेरे यहाँ की पब्लिक बड़ी नाराज हो गई, आपने वहाँ का ढलावघर बंद, आप वहाँ की गंदगी हमारे यहाँ ला रहे हो। अरे मैंने कहा मेरा वार्ड बच्चे तो हमारे सबके ही पढ़ते हैं वहाँ पर, पूरे कॉलोनी के बच्चे पढ़ते हैं, मैंने तो बच्चों का बेनिफिट देखा, मैंने ढलावघर का बेनिफिट नहीं देखा। मैंने कहा इसको भी मैं करूंगी। लोगों के यहाँ 2 बार कूड़ा उड़ता, मेरे यहाँ 3 या 4 बार कूड़ा उड़ता ढलावघर से। और सबसे बड़ी बात, इनका भी कुछ ढलावघर में भी कुछ होता है कि दूसरे वार्ड वाले हमारे ढलावघर में कूड़ा डाल के जाता था, वहाँ पे कुछ छानने वाला होता है, वो छानता है, वो पैसे देता है बदले में, कुछ ये भी है इनका। मैंने सारे तीनों वार्ड के कूड़े वालों को बंद कर दिया, मैंने कहा कोई भी मेरे यहाँ कूड़ा नहीं डालेगा, मेरे यहाँ मेरी ही कॉलोनी के लोग कूड़ा डालेंगे। तो वो कूड़ा वैसे ही बैलेंस हो गया, कोई देर ज्यादा हुआ ही नहीं। और आप कभी भी मंगलम से अगर गुजरो, कभी आप दिल्ली आओ इस साइड से गुजरो पड़पड़गंज से, आप मेरा ढलावघर देख लेना और दूसरी पार्षदों का ढलावघर देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि तरावत का ये और होता है। वरना ये हालत होती थी, पूरी रोड पे फैला रहता था पूरा। हमने 3 बार करके लड़के वहाँ पर, मैंने 3 बार ट्रक लगवाया, तीनों बार मेरे यहाँ का पूरा उड़ता है, रात को सुबह दिन में ऐसे करके। तो कुछ कुछ काम हमने जो करे हैं, हमारे शौचालय, मोदी जी तो शौचालय ही बनवाते हैं हर जगह, सब पार्षदों ने खूब जी भर के शौचालय बनवा लिए अपने कि कहीं तो बेनिफिट हो, कहीं तो हमें वो मिले, सबने बनवा लिया। मैंने अपने यहाँ बिल्कुल नहीं बनवाया, मैंने कहा मेरे यहाँ कोई शौचालय नहीं बनेगा, जितने मेरे यहाँ शौचालय आपके किसी जमाने के उनको रिपेयर करवा, उन्हीं को तोड़ के आप ठीक करो, उन्हीं को बनाओ। मैंने नए बिल्कुल नहीं बनाए, मैंने अपने दोनों शौचालय ठीक करवाए, रिपेयर करवाए, उन्हीं को दोबारा बनवाया। और पहले उनकी कंडीशन क्या थी, आज उनकी कंडीशन देखो आप क्या है। और मैंने कहा तब शौचालय ठीक करवाऊँ, बनाने दूंगी जब आप उसमें पानी की व्यवस्था करोगे, लाइट की व्यवस्था करोगे, एक लेडीज का अलग होगा, जेंट्स का, तो ये सब काम करवाए। तो दिख रहा है पब्लिक को कि भाई काम तो हो ही रहे हैं। हमारा पार्क था, यहाँ पे मैरिज होती है, एक बद्रीनाथ पार्क है मेरे घर के पास ही, मंगलम के पास ही है, वहाँ मैरिज होती है, और गरीब तबका जाकर उसी पार्क को बुक करता है, लोकल भी उसी को बुक करता है, क्योंकि रोड के किनारे पार्किंग की वहाँ पे सुविधा है, सब चीज़ है, और मतलब अच्छा है, मंदिर भी है वहाँ पर, तो लोगों को पसंद आता है कि हम यहाँ पर अपने कॉलोनी वाले मैरिज करें। तो फिर उस पार्क को बहुत बुरी कंडीशन थी, मनीष जी के फंड से मैंने उसकी दीवारें बनवाई, उसका जो स्टेज है वो बनवाया। तो मतलब दिख रहा है लोगों को काम, भाई हो रहा है काम। ये तभी हो रहा है जब एमएलए हमारा है, तो इसलिए हम भी काम कर पा रहे हैं, उनके फंड से काम कर पा रहे हैं। तो लोगों को समझ आने लग गई ये बात कि दोनों काउंसलर और एमएलए अगर एक हो तो काम होंगे, अगर अलग अलग हो तो फिर वो कभी इधर ऐसे होगा, फिर काम नहीं होगा। ये चीज है। गीता जी, मैं सचिन ओस्लो से दोबारा से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो आपके काउंसलर डेजिग्नेशन और एमसीडी के बाहर का है, लेकिन जो आपकी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जो जर्नी स्टार्ट हुई है उससे रिलेटेड है। जैसा कि मेरी समझ है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट और आम आदमी पार्टी का फॉर्मेशन, इन दोनों के कोर में जन लोकपाल बिल था। तो अभी आपका क्या मानना है, क्या सोचना है कि जन लोकपाल का जो करंट स्टेटस है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? नहीं, देखो जो आम आदमी पार्टी का था, जो उन्होंने कहा था कि हम करेंगे, तो मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी तरफ से तो कर दिया, लेकिन आगे उसको दिल्ली उसमें तो पास है वो जहाँ तक मुझे थोड़ा पता है कि वो आगे पास नहीं हुआ है।
हमारे यहाँ से तो पास था वो जन लोकपाल बिल। हाँ, उस समय हम नए नए थे, हमें लगता था कि हर चीज हम कर पाएंगे, कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। लेकिन अब आपने देखा होगा बहुत सारी चीज में हमें अब पता चला कि नहीं, ये ऐसे होना था, हम कर सकते हैं पर आगे नहीं होगा। अब जैसे अभी आप ही देखो, मैं एमसीडी में है, हमें पता है गलत हो रहा है, इन्होंने इस कंपनी को टेंडर दे दिया, गलत है ये, और इन्होंने ऑनलाइन इनके वो निकाले टेंडर, और जब डॉक्यूमेंट लिए तो ऑफलाइन ले लिए, रूम में बुला के ले लिए। जिन 3 कंपनियों ने करा था उन्हें अलग कर दिया, उस कंपनी को दोबारा दे दिया। क्या बेनिफिट है, क्या उससे लिया, वो वही जाने। बट लेकिन हमें पता है सब कुछ गलत है, हमने पूरी मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे सबूत भी दे दिए। उसके बावजूद भी अगर वो कल को हाउस में लाती है एमसीडी, हम सिर्फ हल्ला करेंगे, हाउस में खूब हल्ला करेंगे, चिल्लाएंगे, हाउस नहीं चलने देंगे, बट क्या होगा, वो पास कर देगी। क्योंकि जिसकी गवर्नमेंट होती है ना, उससे हम कुछ नहीं कर सकते। और कितना आंदोलन कर लेंगे हम, पब्लिक को तो यही नहीं पता स्लॉटर हाउस क्या है, क्या नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और जब तक हम पब्लिक को समझाएंगे तो उसमें लॉस हमारा ही होगा। राइट। उस बीच वो, उससे अच्छा तो है कि पब्लिक को अपनी बात कह दो कि भाई हम इसको बचाना चाहते थे, लेकिन देखो एमसीडी करप्ट है, उसने, बीजेपी ने इसको आगे कर दिया है। क्योंकि हमने बहुत हंगामा करा, पिछले 2 साल हमने हाउस नहीं चलने दिया, लेकिन उस समय बेनिफिट भी कुछ नहीं मिला ना। तो यही चीज है। अब क्यों अटका हुआ, क्योंकि जब भी हमारी बात होती है वो यही बोला जाता है कि भाई यहाँ से तो पास है, अब एलजी और वो नहीं कर रहे हैं बात, तो फिर हम भी चुप हो जाते हैं। हाँ जी, थैंक यू गीता जी, थैंक यू फॉर योर ऑनेस्ट आंसर। हम भी आंदोलन करेंगे। सो गीता जी, मैं ना ये सवाल पूछा कि और भी यंग लड़कियां होंगी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिनको पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट हो, थोड़ा तेज तर्रार बोलती हैं, एक्टिविज्म में इंटरेस्टेड हैं, तो उनको आप कैसे एंकरेज करती हैं कि पॉलिटिक्स के बारे में भी सोचें? अभी तो फिलहाल जो मेरा ग्रुप है ना, उसमें मेरी एज की लेडीज ज्यादा है। यंग बच्चों को अभी इन्वॉल्व नहीं करा, पर मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल में यंग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। क्योंकि अभी ज्यादातर, जैसे मैं यहाँ से हूँ तो मेरे साथ मैंने देखा है यंग ही है। अभी हमारे साथ ना लड़की वाली वो कम है थोड़ा। अच्छा। मतलब मेरे अपनी पड़पड़गंज की बात कर रही हूँ मैं, 1-2 लड़कियों को छोड़ के यहाँ पे अभी लड़कियां कम है। यहाँ लेडीज ज्यादा है हम लोग, चाहे कोई न्यू मैरिड हो चाहे कुछ हो, तो लेडीज ज्यादा है। तो मेरे लिए 30-40 भी यंग ही है। मैं कोई 18-19 की नहीं बोल रही हूँ, मैं 30-40 की। मैं बता रही हूँ, मेरे वाले में सब मैरिज वाली हैं सब, कोई मतलब ऐसी यंग लड़की अभी फिलहाल नहीं है। एक लड़की जुड़ी है, लेकिन वो इसी बार जुड़ी थी। बाकी मतलब लेडीज बहुत है हमारे साथ, बट सबकी मैरिज हो रखी है सब। इसलिए अभी मेरे आसपास के वॉलंटियर, तो मुझे कोई ऐसा भी मिला नहीं कि कोई लड़की मेरे से जुड़ी हो। क्योंकि ज्यादातर हम भी अभी इंटरेस्ट है, वो भी करना चाहती है आगे कि मैं भी पॉलिटिक्स में करूँ। मिलते हैं, आते हैं बहुत। सच बताऊं तो अभी मैं जल्दी से, अब जैसे हम इतने पुराने हो गए तो एकदम से किसी लड़की को इन्वॉल्व करने में थोड़ा सा हमें भी हिचकिचाहट होती है कि भाई इसकी फैमिली से अलाउ करेगी नहीं करेगी। और जो मैरिज वाली होती है, शादीशुदा होती है, उनको लगता है यार जब इनके हस्बैंड कह रहे होंगे तभी तो आ रही है ये, तो फिर उनको लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैं थोड़ा सा इस चीज में भी थोड़ा सा अपने आप को रोकती हूँ कि मैं किसी, मतलब वैसे सपोर्ट करती है, इलेक्शन में रैली में आ गए, कभी वैसे सपोर्ट करती है, बट मैं कंटिन्यू नहीं बुलाती कभी किसी लड़की को जल्दी से कि भाई कहीं पेरेंट्स अलाउड ना करें, ये करें। और मतलब कभी ऐसा रहा ही नहीं है। सच बताऊँ, आज आपने क्वेश्चन पूछा तो मुझे भी वाकई में लग रहा है कि हमारे साथ कोई लड़की नहीं है। मतलब वही होंगे कि जो उनकी मम्मी पापा वॉलंटियर उनकी बेटी होगी, ऐसे करके होंगे। बट कोई एक अलग से फैमिली से कोई गर्ल साथी जुड़े, ऐसी अभी तक मेरे पास तो नहीं है। लेडीज तो बहुत है, बट ये नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, नहीं, हमारा शायद पार्टी का भी मानना है, जितनी भी बार मैंने लीडर से बात किया कि वो चाहते हैं कि यूथ आगे आए और यूथ में लड़कियां आगे आए, तो माशाल्लाह फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो एनीवे गीता जी, यूथ है हमारी पार्टी में, यूथ है। हाँ गीता जी, आपके साथ बात करके बहुत 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 अच्छा लगा। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा हमसे मिलने का, जुड़कर अपनी बात रखने का। सभी को नमस्कार, गुड नाइट।